हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन टाइम क्लासरूम। तो गैस 1:30 बज चुका है और 1:30 बजे डेली आप लोग लगाते हो सेट। देखो ये टाइम मुझे डेली बताना पड़ता है क्योंकि अभी तक भी आप लोगों को टाइम का पता नहीं चल पाया है, आप लोग सुधरे नहीं हो। मैं बार बार बोलता हूँ आपका 1:30 में ये सेट होता है, आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, लेकिन पर डे आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते हो और क्लास मिस कर देते हो। चलो आज का सेट शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ता निर्धारित किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानमंडल के द्वारा। सीएम का आर्टिकल आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल यानी अनुच्छेद से रिलेटेड है सीएम? तो आपका 163, 164, 163, 164 ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। और अगर स्टेट से पूछा जाए, स्टेट से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, ये 152 से लेकर 237 तक, ये दो सेट है आर्टिकल का जो आपको याद रखना है। एक 163, 164 और दूसरा आपका 152 से लेकर 237 तक, ये है स्टेट। और यहाँ पूछा गया था वेतन और भत्ता का निर्धारण कौन करता है, तो ये करता है राज्य विधानमंडल। और सभी राज्य के अलग अलग वेतन होते हैं राज्य के सीएम के। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में आयोजित नहीं किए जाते हैं? केंद्रीय निर्वाचन आयोग का बात किया जा रहा है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में कौन सा चुनाव नहीं किया जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव ये भी होता है, राज्य विधानमंडलों के चुनाव ये भी उसके देखरेख में होता है, राज्य के स्थानीय निकायों का चुनाव ये निर्वाचन आयोग के देखरेख में नहीं होता है। जो भी स्थानीय चुनाव जैसे आपके मुखिया वगैरह का चुनाव होता है, तो ये सब राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वहां से इसका देखरेख किया जाता है, यानी राज्य सरकार के देखरेख में किया जाता है। केंद्र निर्वाचन आयोग इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान का 9वीं सूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है हमारे संविधान में? प्रथम 8वें, 9वें, 42वें, किस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन में। प्रथम संविधान संशोधन में 9वां अनुसूची जोड़ा गया। अच्छा, 9वां अनुसूची में है क्या? तो देखो 9वें अनुसूची में कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं, कुछ ऐसे चीजों को रखा गया है जिसको आप न्यायालय में जिसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते हो, चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें एक आता है भूमि अधिग्रहण कानून, बहुत इंपॉर्टेंट है भूमि अधिग्रहण कानून। बहुत बार पूछा गया कि भूमि अधिग्रहण कानून किस अनुसूची में है? ये 9वीं अनुसूची में है और उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो यह प्रथम संविधान संशोधन में इंक्लूड किया गया था। अब यहाँ से प्रथम संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। तो ये हुआ था 1951। 1951 में ही हमारा प्रथम संविधान संशोधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत में प्रथम संघीय बजट को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, आर.के. शनमुख शेट्टी या मोरारजी देसाई? किसने किया था? ये किया गया था आर.के. शनमुख शेट्टी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो 2-3 तरह का चीज होता है जो आपको समझना है, और अभी आप समझ लो, शायद आपको ये दिमाग में रह जाए तो एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। देखो बजट से सबसे पहले आपको ये समझना है कि बजट जो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी पहली बार जब बजट यहाँ पर लागू किया गया, वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1860 ईस्वी में। कब किया गया था? 1860 ईस्वी में। और जब पहली बार बजट पेश किया गया, ये दो चीज आप ध्यान रखना कि इंट्रोड्यूस इंडिया में किया गया था 1860 में, लेकिन पहली बार बजट जो पेश किया गया था वो किया गया था 1869 यानी 1869 में। 1860 में यहाँ बजट चालू हो गया था, लेकिन पहला बजट पेश किया 1869 में। और किसने किया? ये किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा?
जेम्स विल्सन के द्वारा। ये भी आप याद रखना कि पहला बजट जो पेश किया गया था वो 1869 में जेम्स विल्सन ने किया था। ये हो गया बजट का जो पहला बजट था भारत में वो। अब बजट से दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है कि आजादी के बाद पहला बजट कब पेश किया गया था और किसके द्वारा। तो आजादी के बाद पेश किया गया था नवंबर 26 को, ठीक है, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था और यह किया गया था आर.के. शनमुख शेट्टी के द्वारा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगला जो पॉइंट आपको यहां से याद रखना है वो याद रखना है कि बजट जो है वह रिपब्लिक इंडिया में कब पेश किया गया था पहली बार। देखो दोनों में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत। रिपब्लिक इंडिया क्या हुआ, ये हुआ गणतंत्र भारत। हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 में, लेकिन हमारा भारत गणतंत्र कब हुआ, ये हुआ 1950 में। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। जब हमारा संविधान लागू हो गया तब से हमारा भारत गणतंत्र भारत है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था आर.के. शनमुख शेट्टी के द्वारा, अभी आपने देखा ये किया गया था 26 नवंबर 1947 को। लेकिन गणतंत्र भारत रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट पेश किया गया था 1951 में। ठीक है, और ये किया गया था 1951 में जॉन मथाई के द्वारा। बहुत दोनों में अंतर आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉन मथाई और आर.के. शनमुख शेट्टी। बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं, कहीं आपको आंसर मिलता है आर.के. शनमुख शेट्टी, कहीं मिलता है जॉन मथाई। तो दोनों में डिफरेंस अब आपका क्लियर हो गया। ठीक है, जॉन मथाई जो है वो रिपब्लिक इंडिया का है और आर.के. शनमुख शेट्टी ये स्वतंत्र भारत का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। किससे रिलेटेड है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसे उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए दी गई है, ये भी सही है। इसको उस प्रक्रिया से हम लोग हटा सकते हैं। अगला है अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला पॉइंट है कि टी स्वामीनाथन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, तो ये गलत है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ये थे सुकुमार सेन। आप जानते हो सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को डालने का मेरा मोटिव ऐसा रहता है, कभी कोई भी एग्जाम हो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारा डिटेल चेक कर लिया जाता है आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में दिया गया मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्या नहीं है, मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये है हमारा मौलिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। महिलाओं का सम्मान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, आप इसको ये मत समझना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला है वैज्ञानिक सोच व जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको बता दें कि कितना मौलिक कर्तव्य है, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। और ये मौलिक कर्तव्य जो 11 मौलिक कर्तव्य है, इसको कब हमारे संविधान में जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ये 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया था। अब अगला पॉइंट जो आपको यहाँ से याद रखना है मौलिक कर्तव्य से, वो ये है कि ये किस भाग में है। तो ये भाग 4 क में है। ठीक है, भाग 4 क में इसको जोड़ा गया है। और भाग 4 में ये कहाँ है, ये है 51 क में। ये भी आप ध्यान रखना, 51 क यानी 51A में ये इंक्लूड किया गया है किसको, मौलिक कर्तव्य को। और ये भाग किसमें, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क। ठीक है, ये 2-3 चीज है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। इन 11 मौलिक कर्तव्यों में से जो 11वां है, जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड है। ये था आपका 86 संविधान संशोधन। ठीक है, 86 संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है 2002 में, जिसमें ये कहा गया कि ये पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि ये जोड़ा गया था
2002 में, और यह है 11वां मौलिक कर्तव्य। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर जो किसी भी वस्तु का हो सकता है वो कितना हो सकता है। -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस या 66 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है किसी भी वस्तु का। इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है कि उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम डैश की संकल्पना की पुष्टि करता है। थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वह क्या प्रस्तुत करता है। तो वह करता है ऊर्जा का संरक्षण। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या शो करता है, यह करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ में ये कहा गया है, यानी फर्स्ट लॉ में ये कहा गया है कि डेल्टा चेंज इन यू, इसको बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इज इक्वल टू क्या होता है कि जो भी आपने हीट प्रोवाइड किया, क्यू हीट आपने प्रोवाइड किया, माइनस जो उस सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया, ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और यही है ऊर्जा का संरक्षण। ये इक्वेशन आप याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग डैश के कारण नीला दिखाई देता है। तो एक पुराना क्वेश्चन है और बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये दिखाई देता है परिकिरणन यानी स्कैटरिंग के कारण। अगला क्वेश्चन है कि अस्त होता हुआ सूर्य निम्न में से किस क्रिया के कारण लाल दिखाई देता है। तो अस्त होता हुआ सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। देखो दोनों का आंसर एक ही है, बस आपको क्वेश्चन अलग अलग आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ यहाँ पर डाला हुआ है। तो अस्त होता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है परिकिरणन या स्कैटरिंग के कारण। अगला क्वेश्चन है कि किसी 1 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब को दर्पण में देखने के लिए 1.5 मीटर लंबे दर्पण की आवश्यकता होती है। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो थोड़ा सा लॉजिकल है स्टूडेंट वो इसको आराम से सॉल्व कर लेगा। आपको ये पता है कि अगर आप मिरर में अपना इमेज देखना चाहते हो तो आपके हाइट से कम आधे हाइट का मिरर होना चाहिए। तो अगर 1 मीटर लंबा व्यक्ति है तो उसका मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 0.5 मीटर, यानी आधा मीटर का उसका मिरर होना चाहिए अगर पूरा इमेज देखना चाहता है तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हार्मोन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये जांच करना है। तो पहला स्टेटमेंट है हार्मोन विशेष उत्तरकों या अंगों पर काम करता है। बिल्कुल सही है। एक हार्मोन आप जानते हो, हार्मोन आपके बॉडी में होता है लेकिन वह स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे काम करता है। अगला पॉइंट है कि हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होता है और फिर रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। इसको भी हम गलत नहीं बोल सकते हैं, ये भी सही है कि हार्मोन हमारे ब्लड में मिलता है, उसके बाद फिर पूरे बॉडी के सिस्टम को जिस तरह से उसको अल्टर करना होता है वो करता है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा कम मात्रा में स्रावित होता है। अब यहाँ पर आकर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सही है या गलत है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप अगर देखो आपने यहाँ 2 पॉइंट आपने पहले से पढ़ रखा था, तीसरे पॉइंट में आप कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका गलत होने का चांस हो जाता है। तो इसका सही आंसर है वह है ये तीनों पॉइंट सही है। ठीक है। अंतःस्रावित ग्रंथियां जो भी होती है वह बहुत कम मात्रा में हार्मोन रिलीज करती है, और फिर वह क्योंकि अंतःस्रावित ग्रंथि जो भी होती है वो डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन रिलीज करता है, इस कारण से उसका मात्रा कम होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का बात किया जा रहा है एक्सोक्राइन ग्लैंड के रेस्पेक्टिव में। ठीक है। तो आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी, व्रिसन, अंडाशय, हाइपोथैलेमस, पेनियल ग्रंथियां हैं। मतलब आपको ये बताना है कि ये किस तरह की ग्रंथियां हैं। ऑप्शन है अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी, ए बी, और ना तो ए ना तो बी। अब आपको ये देखो यहाँ से एक क्वेश्चन में आपको ये सारे दिए हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का एक थोड़ा सा आपको फायदा मिलता है ये, अगर इसमें से कोई भी एक आपको आता है तो आप आंसर सही कर लोगे। आप पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है। ये व्रिसन क्या हुआ, ये शायद टेस्टिस हुआ। ठीक है। अंडाशय आपका ओवरी हो गया, हाइपोथैलेमस और पेनियल ये सब नाम आप जान रहे हो। तो ये सब किस तरह के ग्लैंड हैं, तो ये सब
एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब देखो जनरली जब आप पढ़ते हो तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद नहीं रहते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो। आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें से कोई भी आपसे एक एक करके पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, ये दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलो मैं अभी एक बार बता देता हूं, आप इसको याद रखने का कोशिश करना। अच्छा, सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी होता क्या है? बाह्यस्रावी वो होता है जो हार्मोन या जो भी चीज वो सिक्रेट करता है यानी निकलता है, स्रावित करता है, वह डायरेक्टली ब्लड में नहीं करता है। बाह्य मतलब बाहर, बाहर मतलब ब्लड वेसल से बाहर, यानी इसका एक अपना डक्ट होता है, ठीक है, इसको डक्ट बोलते हैं। उस डक्ट में ये स्रावित करता है और फिर वहां से ये रिलीज होता है, जाके ब्लड में ये ट्रांसफ्यूज होता है। तो एक्सोक्राइन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब कौन कौन से ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, स्वेट ग्लैंड यानी पसीना निकलने वाला जो होता है स्वेट ग्लैंड, वो आपका। उसके बाद फिर सलेवरी ग्लैंड यानी सलाइवा वाला, मुंह के अंदर जो आपका ग्लैंड होता है जिससे आपका लार बनता है, ठीक है, लार का ग्रंथि, तो ये भी आपका कौन सा है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और तीसरा आपका है मेमरी ग्लैंड। ये मेमरी ग्लैंड क्या होता है? ये होता है दूध का ग्रंथि, जहां से हार्मोन रिलीज होता है जिससे दूध स्रावित होता है किसी भी फीमेल में। तो मेमरी ग्लैंड ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद आपका इसमें से जो और पूछा जा सकता है वो है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, लैक्रिमल जो आंसू के लिए जिम्मेदार होता है, आंसू का ग्रंथि, तो ये भी आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके बाद म्यूकस, ये सब है। अब देखो इसमें से आप याद रखना कि जिस किसी में भी आपको डायरेक्टली वो देखने को मिल सकता है। देखो आप जब देखते हो, जैसे आपका थूक हुआ यानी सलाइवा हुआ, ये आप फील कर सकते हो। तो इस तरह की चीजों को आप याद रख लेना, थोड़ा सा इसको याद रखने में आसानी हो जाएगा कि ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जैसे आंसू वाला ग्रंथि, फिर पसीना वाला, ठीक है, ये सब, फिर दूध वाला है। उसके बाद आपका इसमें से देखो 3-4 तो आपके क्लियर हो गए यहाँ से कि ये सब जो आप फील कर सकते हो, ये सब कौन सा है? ये सब एक्सोक्राइन है। कम से कम इतना, ये जो मैंने अभी 4-5 बताए, ये तो आपको याद रह जाएगा। अब देखो अगर ये आपको याद रह गया तो बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि लार ग्रंथि यानी सलेवरी ग्लैंड किस तरह का ग्लैंड है। तो ये देखो सलाइवा, मैंने बताया जो चीज आप फील कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप अपना कॉमन सेंस लगाना तो याद रह जाएगा। तो इसमें आपका कौन कौन सा आ जाएगा डायरेक्ट जिसको आप फील करते हो? एक हो गया आंसू का ग्रंथि यानी लैक्रिमल, फिर स्वेट ग्रंथि यानी आपका जो पसीना निकलने वाला ग्रंथि है, फिर सलाइवा वाला हो गया, ठीक है, ये सारे चीजें। फिर मेमोरी ग्लैंड यानी आप उसको भी फील कर सकते हो, ठीक है। ये सारे चीजें हैं जिसको आप डायरेक्टली फील करते हो। म्यूकस, ये भी आप म्यूकस को इसमें रख सकते हो। तो ये 3-4 तो आपका याद रह ही जाएगा आपको। इसके बाद आपका दूसरा आया अंतःस्रावित यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी जो भी आप वैसा नाम आप जान रहे हो जिसको आप जनरली फील नहीं कर सकते हो, वो सब है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देता है हार्मोन, ठीक है, इसका कोई अपना डक्ट नहीं होता है। तो इसके अलावे जो भी इंपॉर्टेंट नाम बच गए वो सब आप याद कर लो। जैसे इसमें से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे पिट्यूटरी दिया हुआ है, विल्सन यानी टेस्टिस, अंडाशय यानी ओवरी, हाइपोथैलेमस, पेनियल, ये सब आपका क्या है? ये सब अंतःस्रावित है यानी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इसमें से आपका क्या आ सकता है? थायराइड आपका आ सकता है, ठीक है, थायराइड, थायराइड ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। फिर आपका एड्रिनल आ सकता है, ये सब पूछा जाता है, आप याद रखना। एड्रिनल ये भी आपका अंतःस्रावित यानी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो आई होप कि आपको ये दोनों नाम एक बार रिकॉल हो गया, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब एक आपको याद रखना है पेनक्रियास। मैंने अभी तक पेनक्रियास नहीं बताया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एंडो भी है और एक्सो भी है, ठीक है, ये अंतःस्रावित भी है, बहिःस्रावी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिक्स्ड ग्रंथि कौन सा है, यानी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों मिक्स किसमें है? तो ये है आपका पेनक्रियास। अब जब पेनक्रियास का बात कर रहे हैं तो अभी तक जो आपने देखा, जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब बहुत ही कॉमन है, ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब मैं इससे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं जो आगे के एग्जाम में आ सकते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लो। मैंने बताया कि एंडोक्राइन भी ग्लैंड है और एक्सोक्राइन भी है। अब आगे जो एडवांस क्वेश्चन इससे बनता है, ये बनता है कि किस तरह से ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्यों मैंने इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोला और इसको एक्सोक्राइन भी बोला? तो इसके फंक्शन के कारण, ठीक है, ये एंडोक्राइन वाला भी फंक्शन करता है, यानी कुछ ऐसे हार्मोन ये रिलीज करता है
पेनक्रियास जो एंडोक्राइन है, यानी डायरेक्ट वो ब्लड में चला जाता है, और कुछ ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है जो इसके पास जो डक्ट है उसमें स्टोर होता है। अब एंडोक्राइन वाला एंडोक्राइन वाला कौन कौन सा हार्मोन है? ये इंसुलिन है, ठीक है, ग्लूकेगॉन है। तो ये दो हार्मोन और भी हैं, लेकिन अभी आपको नाम ये दोनों याद रखना है कि एंडोक्राइन अभी जो जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन बताया, ठीक है, 2-3 पॉइंट देके उसमें ये आपको पूछा जा सकता है कि एंडोक्राइन क्यों है, क्योंकि ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करता है। ये यहां से क्लियर हो गया। अब एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि ये रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस। और ये कहां करता है? ये करता है पेनक्रियाटिक जूस, ये पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, उस डक्ट में रिलीज करता है, फिर से ये जाकर हमारे जो बॉडी का ड्यूडेनम है वहां पर मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये डक्ट में गया पेनक्रियाटिक जूस, इस कारण से ये है एक्सोक्राइन। और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जैसे जो भी और भी हार्मोन्स हैं, ये सब कहाँ चला जाता है? ये सब डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। एक नाम और बता देता हूं, ये है सोमैटोसिन, ठीक है, सोमैटोस्टिन, सोमैटोस्टिन, ये आप याद रखना है। इसमें इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमैटोस्टिन, सोमैटोस्टिन, ये 3 हार्मोन हैं जो डायरेक्टली ये ब्लड में रिलीज करता है। ये कौन करता है? ये करता है पेनक्रियास। देखो ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन इससे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये तो जानते हो इंसुलिन कौन रिलीज करता है, ग्लूकेगॉन कौन करता है, लेकिन जो अभी मैंने बताया ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने का जो मोटिव था मेरा, वो ये था कि अब आगे के एग्जाम में ये अगर आता है तो आप इसको क्लियर कर लो, ठीक है। तो अभी मैंने एक बताया ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम क्या होता है? ड्यूडेनम देखो जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो हमारे पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेनक्रियास का, तो पेनक्रियास का शेप ऑलमोस्ट इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से ऑलमोस्ट शेप है पेनक्रियास का। अच्छे से पिक्चर बनानी है, लेकिन आप इसको समझ लो, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा कवरिंग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जो ये पार्ट है यहाँ पर, जहां पर जो पेनक्रियास है वो एंटर क्या हुआ रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। तो ये ड्यूडेनम हमें रिलीज करता है क्या चीज? पेनक्रियाटिक जूस। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है जो आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव्य संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दों पर कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो द्रव्य संतुलन, यानी जो हमारे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए, फ्लूइड बैलेंस कौन बनाता है? ये बनाता है गुर्दा यानी किडनी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहां से ये बनता है कि हमारे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस कौन बना के रखता है? तो ये रखता है किडनी। अब किडनी को कौन सा ग्रंथि हेल्प करता है? तो ये है आपका हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस, जो किडनी को जो फ्लूइड बैलेंस है वो बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा क्वेश्चन था, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? हड्डियों को और मांसपेशियों को कौन सी ग्रंथि इसको नियंत्रित करती है? हड्डियों और मांसपेशियों के ग्रोथ को। तो देखो आपके ऑप्शंस हैं पैराथायरॉइड, पिट्यूटरी, अधिवृक्क या थाइमस। तो कौन सा ग्रंथि है वह है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वह हड्डियों और मांसपेशियों के डेवलपमेंट को यानी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, आप सब जानते हो। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? यानी बॉडी में ब्लड में अगर कैल्शियम अधिक हो जाए तो कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो उसको कम कर देता है? तो ऑप्शंस है पैराथायरॉइड, हाइपोथैलेमस, अधिवृक्क या थायरॉइड। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा पैराथायरॉइड। कौन करता है? पैराथायरॉइड आपके शरीर में रक्त में कैल्शियम को कम कर देता है। अब पैराथायरॉइड से आपको थोड़ा सा यहाँ से इसमें डिटेल याद रखना है कि पैराथायरॉइड 2 तरह का हार्मोन रिलीज करता है। एक कौन सा? एक तो पैराथायरॉइड हार्मोन ही बोलते हैं उसको, ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन। और दूसरा आपका आता है वो है कैल्सीटोनिन। क्या है? कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। ये कैल्सीटोनिन क्या करता है? ये कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है यह आपके बॉडी में जो कैल्शियम है उसको रेगुलेट करता है। अब पैराथायरॉइड हार्मोन ये भी कैल्शियम को रेगुलेट करता है। अब देखो कि जब भी कैल्शियम हमारे शरीर में कम हो जाता है, आप इसको ध्यान से याद रखना कि जब भी हमारे शरीर में कैल्शियम कम हो जाता है तब पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होता है। यानी कैल्शियम के अमाउंट को बढ़ाने के लिए कौन रिलीज होता है? ये पैराथायरॉइड हार्मोन।
और अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? तो कैल्सीटोनिन रिलीज होगा। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है। यानी अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पे आकर मिलती है? तो आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो। ये आके कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में ये दोनों नदी मिलती है, और उसके बाद हम लोग इसको गंगा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, इसका निर्माण किसने किया था? ये बनाया गया है नेक चंद के द्वारा। किसके द्वारा? नेक चंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस विराट भारतीय नौसेना की सेवा में था, वह क्या था? आईएनएस विराट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, या भारतीय नौसेना की सेवा में था, आपको बताना है वह क्या था। जल्दी बताओ क्या था? तो वह एक विमान वाहक पोत था। क्या था? विमान वाहक पोत। देखो, आईएनएस विराट जो है बेसिकली ये पहले रॉयल नेवी, जो आपका ब्रिटिश रॉयल नेवी है, उसका ये हिस्सा था अलग नाम से। लेकिन 1984 में इसको भारत को बेच दिया गया था। ठीक है, जब रॉयल नेवी ने इसको डिकमीशन कर दिया, उसके बाद ये भारत को बेच दिया गया था। तो भारत ने इसको खरीदा और 1987 से भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया, और 2016 तक ये कार्यरत था। ठीक है, 1 साल तक ये बिना काम का बैठा रहा, और 2017 में इसको डिकमीशन कर दिया गया। ठीक है, ये क्या था? विमान वाहक पोत। अगला क्वेश्चन है, वह अमेरिकी अंतरिक्ष यान का क्या नाम था जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? तो वो कौन सा यान था अंतरिक्ष यान? तो वो था आपका कोलंबिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र अग्नि 3 का परास कितना है? अग्नि 3 हमारा एक मिसाइल है, इसका परास यानी रेंज आपसे पूछा जा रहा है। इसका रेंज कितना है? इसका रेंज है 3000 से 5000 किलोमीटर। कितना है? 3000 से 5000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसकी संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये कथन दिया गया था डार्विन के द्वारा। ठीक है, लेकिन एक और नाम है जो आपको याद रखना है, वो है स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर ने भी इसका समर्थन किया था। तो 2 तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, एक जहाँ पे डार्विन ऑप्शन में रहेगा, और एक जहाँ पे स्पेंसर ऑप्शन में रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकर्षक पंक्ति द जॉय ऑफ फ्लाइंग किसके साथ संबंधित है? यानी टैग लाइन द जॉय ऑफ फ्लाइंग किसका है? द जॉय ऑफ फ्लाइंग टैग लाइन किसका है? द जॉय ऑफ फ्लाइंग टैग लाइन जो है यह है जेट एयरवेज का। किसका है? जेट एयरवेज का ये टैग लाइन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी पहली बार ये? तो यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, एक तो 1955 और एक 1954। तो यहाँ पे 1955 है नहीं, तो आपका बिना ज़्यादा सोचे 1954 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, लेकिन 1954 में इसको जो प्रकाशित किया गया था, ठीक है, वो 2 भाई था, ट्विन ब्रदर्स था, उसी दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और उसके बाद इसको 1954 में प्रकाशित किया था, और 1955 में इसका पहला एडिशन निकला, और इसी के बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो बहुत जगह आपको फर्स्ट एडिशन का जो आंसर रहता है 1955, वही आंसर में रहेगा अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका आंसर 1954 होगा। अगला क्वेश्चन है, कायक है क्या? कायक क्या है? तो कायक आप सभी जान रहे होंगे, एक तरह का नाव होता है। ठीक है, ये शायद पतला नाव होता है और लंबा होता है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का जहाज है। सॉरी, जहाज नहीं, एक प्रकार का नौका है। कायक क्या है? एक प्रकार की नौका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, फासिज्म विश्वास रखता है। फासिज्म विश्वास रखता है किस चीज में? तो फासिज्म विश्वास रखता है बल में, यानी फोर्स में वह विश्वास रखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लिंग अनुपात के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम। लिंग अनुपात सबसे ज्यादा जहां है, सबसे पहले उसका नाम आएगा, उसके बाद दूसरे का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है केरल में। ठीक है, तो आपका नाम जो केरल का है वो सबसे पहले सारे ऑप्शंस में है। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? तो देखो, सबसे पहले चारों स्टेट्स का एक बार देख लेते हैं, तब आप आसानी से उसको कर पाओगे। केरल का जो लिंगानुपात है वह कितना है? किसी को अगर पता है जल्दी बोलते जाओ। सारा जितना भी चारों है, इसका चारों का लिंगानुपात अगर पता है जल्दी से बोलो। केरल का कितना है? यह है 1084। ठीक है। हरियाणा का अगर बात करेंगे, हरियाणा का लिंगानुपात कितना है?
तो हरियाणा का लिंगानुपात है 879, ठीक है। और दिल्ली का अनुपात कितना है लिंगानुपात? दिल्ली का लिंगानुपात है आपका 868, ठीक है। और फिर पंजाब का कितना है? पंजाब का 895। क्लियर है? तो आपका सबसे पहले आएगा केरल, उसके बाद आएगा पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद दिल्ली। तो आपका सही ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग तो हरियाणा पढ़ते हैं जिसका लिंगानुपात सबसे कम है, तो आप पढ़ते जरूर हो, और अगर आपको इतना आ गया दिमाग में तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपके दिमाग में चीजें हैं, ठीक है। लेकिन वो हम लोग पढ़ते हैं किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली के अलावा भी आपका चंडीगढ़ वगैरह का और कम है, ठीक है। लेकिन राज्य में अगर पूछा जाएगा तो आपका हरियाणा ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? तो भूगर्भ का यानी अर्थ का, जब आप स्ट्रक्चर का बात करोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर का बात करोगे, तो वह कौन सा पार्ट है जो बहुत अधिक गर्म होने के बावजूद सॉलिड फॉर्म में रहता है? तो वह है आपका कोर, ठीक है, यानी क्रोड। क्रोड दो भागों में बटा हुआ है, आपका अपर कोर और इनर कोर। तो इनर कोर जो है वह सॉलिड फॉर्म में रहता है, जबकि वहां का टेम्परेचर बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्न में से कितनी है? आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वह है 74.04%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गांधी जी के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जल्दी बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है, उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा माखन जी से हुआ था। कस्तूरबा गांधी से आपको पता है उनका विवाह हुआ था 13 वर्ष की अवस्था में, तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, गांधी जी लगभग 30 वर्ष की आयु में भारत लौटे थे, तो ये गलत है। आपको पता है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। तो 1869 में इनका जन्म हुआ और 1915 में वो भारत लौटे, तो उनका एज 30 से कहीं ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। 46 के आसपास उनका एज हो रहा था जब वो भारत लौटे थे, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर यही है, ठीक है। तीसरा क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, ये भी सही है। और भारत में गांधी जी का प्रारंभिक आश्रय सत्याग्रह आश्रम था, जहां वह 1915 में रहे थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसको याद रखना। जो गांधी जी लौट के आए थे उसके बाद जो ये रह रहे थे सत्याग्रह आश्रम में रह रहे थे। एक्चुअली में ये एक बंगलो था, ठीक है। जीवन लाल करके एक उनके मित्र थे गांधी जी के, उन्हीं का एक बंगलो था, उसी बंगलो में ये रह रहे थे और उसको नाम दिया गया था सत्याग्रह आश्रम। लेकिन 1917 में फिर जब इनका कार्यक्रम बड़ा हो गया, बहुत सारे लोग इनसे मिलने आने लगे, उसके बाद फिर ये वहाँ पे फार्मिंग वगैरह करने लगे थे, ठीक है। तो इनको और बड़ा जगह चाहिए था, इस कारण से इन लोगों ने शिफ्ट किया साबरमती नदी के पास साबरमती आश्रम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई? बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 2002 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत हैं? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जो मुस्लिमों की जनसंख्या है वो कितनी है? वो है लगभग 16.87%। कितना है? 16.87%। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, नहीं तो आप लोग आंसर गलत कर दोगे, ठीक है। तो अगर सबसे बड़ी पूछी जाती तो आंसर कुछ और होगा, आंसर क्या होगा? लीवर, ठीक है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पूछी जा रही है, इसलिए आंसर होगा अग्नाशय यानी पेनक्रियास। पेनक्रियास हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन की गंध किस पदार्थ के कारण होती है? तो प्याज और लहसुन में जो गंध होता है वह किस पदार्थ के कारण होता है? तो ये होता है पोटेशियम के कारण। किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण। अगला क्वेश्चन है, दंत शोध के क्षेत्र में प्रतिष्ठित IADR फेलोशिप से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? दंत शोध के क्षेत्र में प्रतिष्ठित IADR फेलोशिप से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? यह है साइमा यूनुस खान। कौन है? साइमा यूनुस खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? ये शहर है जयपुर। जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ, आज आपका जो करंट है वह रिवीजन पर्पज से मैंने डाला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की है? जल्दी बताओ, बहुत बार मैंने पढ़ा रखा है। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा वधावन, महाराष्ट्र, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अभी हाल ही में जीता गया है मीराबाई चानू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना आरंभ किया है? तो किस राज्य में जन सेवक नामक योजना आरंभ किया गया है? जल्दी बताओ। तो ये किया गया कर्नाटक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो कहाँ आयोजित किया गया था? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था कोच्चि में। कहाँ हुआ था? कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं? जल्दी बताओ कौन रहे हैं? ये है नोवाक जोकोविच, जो एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मतला अभियान नामक अभ्यास कहाँ किया? मतला अभियान नामक अभ्यास किया गया है, कहाँ किया गया? ये कोलकाता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2024 शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक का बात किया जा रहा है, विंटर यूथ ओलंपिक। ये कहाँ आयोजित होगा? ये आयोजित होगा साउथ कोरिया में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में भारत की पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष अभी कौन चुने गए हैं? ये हैं दीपा मलिक, जिनको भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो ये जनवरी फरवरी में किया गया था। ठीक है। सबरीमाला में जितने भी गहने हैं, जितना भी वहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह है, उसका एक सूची तैयार करना है, क्योंकि सबरीमाला के पास बहुत धन है, गोल्ड कितना है किसी को पता ही नहीं है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया गया था? के परासन को। किसको किया गया था? के परासन को। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो वो कौन सा जिला है जिसको मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो वो आपका दक्षिण सलमार मनकचर। कौन सा जिला है? दक्षिण सलमार मनकचर। ये अंडमान का जिला है और इसको जो मिला है वह मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन पुलिस द्वारा शुरू किया गया है जिसके तहत सभी ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान को सत्यापित किया जाएगा और उन्हें 4 अंकों का एक अनूठा नंबर आवंटित किया जाएगा? वो ऑपरेशन कौन सा है? ये ऑपरेशन है ऑपरेशन नकेब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंश्योरेंस ने किस नाम से नई स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की है? तो रिलायंस इंश्योरेंस के द्वारा एक नई जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको लॉन्च किया गया। आपको बताना है उसका नाम क्या है। क्या नाम था उसका? उसका नाम था रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी। क्या नाम था? रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी। ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आज का जो सेट है वो कंपेरेटिवली इजी होगा। ठीक है। और आपने बहुत सारा आंसर सही किया होगा। इसी तरह से आप लोग करते रहो, आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, आप एग्जाम में भी अच्छा ही करोगे। ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टेक केयर, बाय बाय।